नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएससी। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात महिलाओं के हक की हो रही है और इसीलिए ये प्रश्न उठ रहा है कि महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के साथ क्या देश में महिलाओं की परिस्थिति बदलेगी? लेकिन पहले लागू तो हो। अभी तो ये पता ही नहीं है कि लोकसभा और विधानसभा में पास होने के बाद जो 33% आरक्षण देश की संसद में, लोकसभा में होनी है, विधानसभाओं में होनी है 33% आरक्षण, वो आखिर लागू कब होगी? ये बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री ने देश की संसद में कहा है 2029 तक लागू करेंगे। लेकिन फिलहाल हम कुछ शुरुआती आंकड़ों के साथ आज करेंगे पीएससी में चर्चा की शुरुआत, क्योंकि बात महिलाओं की हो रही है। तो हमारे साथ सुनीता दुग्गल, एमपी लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की, जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। आपने लोकसभा में बोला भी था इस मुद्दे पर और महिलाओं की इस आरक्षण बिल पर चर्चा भी की थी, आप उसमें शामिल हुई थी। हमारे साथ गुरदीप सप्पल साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ रहे हैं, जो इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। घनश्याम तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। संजय कुमार जी, को डायरेक्टर लोक नीति सीएसडीएस के सेफोलॉजिस्ट। और खास मेहमान सांसद लोकसभा के आज स्टूडियो में भी हमारे साथ है मलूक नागर जी। बहुत स्वागत है आपका। मलूक नागर जी के बारे में लोग समझ ही नहीं पाते किस तरफ का बोल रहे हैं आजकल, लेकिन चलिए दिलचस्प है, ये आंकड़े क्या कहते हैं पहले वहां से तो शुरुआत करें। उम्मीद तो बड़ी जगी है। उम्मीद ये जगी है कि 543 जो मौजूदा इस वक्त सीटें हैं, ये देखिए मौजूदा जो आंकड़ा है 543 में से आप देखिए 78 महिला सांसद हैं। लेकिन इधर जो कानून आने के बाद आप देख रहे हैं तो ये भी उम्मीद है कि ये 543 नहीं रहेगा। परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ाई जाएंगी तब उसमें 181, लेकिन अभी के जो 33% अनुपात है 543 का, उसमें 33% रिजर्वेशन होने पर 181 महिला सांसद बनती हैं। 15% अभी भागीदारी है, इसको बढ़ाना है 33% पर। अगला आंकड़ा जो हम आपके सामने रख रहे हैं, अगर आप देखें तो लोकसभा में महिला सांसद कितनी है और उनकी तादाद कितनी बड़ी है। ये देखिए 40 से शुरुआत हुई थी 96 में, आज 78 पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी 14% है, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत पीछे है। रवांडा जैसे देश में सोचिए 60 से 65% वहां पर रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। और हमारे देश में हाल देखिए, हम अटके हुए हैं अभी भी 14.36 पर। अगला आंकड़ा 2019 लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की महिला, किस पार्टी की कितनी महिला सांसद है, तो देखिए इसमें बाजी मारती है भारतीय जनता पार्टी। 41 सांसद बीजेपी की महिला सांसद है, 7.55%। टीएमसी दूसरे नंबर पर है, जिसको क्रेडिट देना होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा 37% महिलाओं को टिकट देती हैं। पिछली बार 12.96 के आसपास ही कांग्रेस बीजेपी सबने टिकट दिया था, लेकिन टीएमसी ने सबसे ज्यादा 37% दिया था। ये जरूर है कि उनकी सिर्फ 9 महिला सांसद है। अब कांग्रेस को देखिए तो 6 महिला सांसद, बीजेडी की 5 महिला सांसद। ये क्रमवार तरीके से हमने आपको दिखा दिया है जो टॉप 4 है। अब आते हैं विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी पर, तो ये सबसे ज्यादा है छत्तीसगढ़ में 14.44। यहां पर भी देखिए वही हाल है और 14.44 तो टॉप है। उसके बाद से मामला घटता ही चला जाता है। बंगाल में 13% के आसपास, झारखंड 12, राजस्थान उसके बाद 12, यूपी 11.66, मतलब वो भी 11%, उत्तराखंड 11.43, दिल्ली 11.43, पंजाब 11.11, बिहार 10.70, हरियाणा उससे भी नीचे है 10%, गुजरात उससे भी नीचे 8.2%, महाराष्ट्र 8.33%। इन सबको सोचिए 33 तक ले जाना है, लेकिन उसके लिए आपने टाइमलाइन कहां का शिफ्ट कर दिया। जिस राज्य की इतनी चर्चा होती है महिला सशक्तिकरण के बारे में, केरल इस लिस्ट में से गायब है। केरल, मतलब हाँ। केरल में स्थिति और भी खराब है। हाँ। 4-5% महिलाएं ही असेंबली में दिखाई पड़ती है, जबकि बात होती है कि वहां सबसे ज्यादा शिक्षित महिलाएं हैं। लेकिन विमेन लेड डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हैं तो प्रतिनिधित्व कितना है उनका, इस देश की नीति नियति तय करने में उनकी कितनी भागीदारी है, ये तो पूछा ही जाएगा। लोकसभा चुनाव में महिला वोटर्स कितने हम आपको दिखाते हैं। अब असल डेटा आपके सामने आ रहा है। ये मत सोचिएगा अचानक सरकारों को आपकी चिंता हो गई है। वो तो महिलाओं ने एक शांत क्रांति के जरिए अपने वोट के दम पर यह साबित किया है कि हम तय करेंगे कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। और जब ये 66.9 यानी लगभग 67% महिला वोटर्स का आंकड़ा 2019 में पहुंचा है 53% के मुकाबले 2004 से, तब जाकर महिलाओं के आरक्षण की बात दोनों सदन से पास हुई है। जो पार्टियां ओबीसी के मुद्दे पर पेपर को फाड़ा करती थी, घनश्याम जी की पार्टी, उन्होंने भी हक में वोट किया है। और इस बात का श्रेय सबको देना होगा। बस 2 सांसद जिनका नाम लेना जरूरी है,
AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के इम्तियाज जलील, जिन्होंने दोनों ने ही इसके खिलाफ वोट किया, वरना तमाम सांसदों ने। अंजना जी, ये बताने की जरूरत है कि ये जो आंकड़े हैं महिलाओं के टर्नआउट के आंकड़े हैं कि अलग अलग इन चुनाव में महिलाओं में कितना प्रतिशत टर्नआउट हुआ। और अगर आप इसको पुरुषों के हिसाब से देखते तो आपको दिखाई पड़ेगा कि महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से लगातार चुनाव दर चुनाव बढ़ता जा रहा है। हाँ, मतलब महिलाओं में से 66.19 ने वोट किया है और इसीलिए 2019 में जब आंकड़ा उनका इतना बढ़ गया है, और ये भी कई बार उदाहरण आए हैं संजय जी कि जो पुरुष पहले ही माना जाता था, जो पुरुष कहता था वही महिला वोटर भी करती थी, लेकिन मौजूदा चुनावों ने दिखाया है कि एक ही परिवार में अगर पुरुष भी दूसरी तरफ कर रहा है, महिलाएं अपने मन से अपना वोट डाल रही हैं। और कई रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पर पहुंचे, जिसमें हम लोग देखते हैं चुनाव में जब लोगों से बात करते हैं, पति कहता हमने तो उसको वोट दिया, पत्नी कहती है हमने इनको वोट दिया। और इसीलिए अब ये विमेन वोटर जब अपने दिमाग से अपना सोच समझकर वोट डाल रही है, वो सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। इसीलिए सब मजबूर हुए हैं इसके पक्ष में वोट करने के लिए। महिला मतदाताओं का साथ अब आपको दिखाते हैं किसका ये साथ देती है। साल 2014 कुल 26 करोड़ महिलाओं ने वोट किया था, बीजेपी को इसमें 29% वोट मिला था। 19 में 29 करोड़ महिलाओं ने, देखिए 3 करोड़ का इजाफा हुआ है अगले चुनाव में 19 में, और यहां पर 36% वोट बीजेपी को मिला था। बरकरार लेकिन अंजना जी, यहां पे दर्शकों को फिर बताने की जरूरत है कि महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्टेड नहीं है। और वो क्यों नहीं है? 2019 का चुनाव बीजेपी को 37% वोट मिलते हैं, महिलाओं में 36% है। ये मानना कि महिलाओं का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया है, वो नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ महिलाओं में 36%, पुरुषों में 36 से ज्यादा है, क्योंकि उनका एवरेज वोट ही 37% है। हाँ, तो ज्यादा पुरुषों ने उनके लिए वोट किया है, लेकिन वो इस बात का भी दम भरते हैं कि 36% महिलाओं ने सिर्फ हमारे लिए वोट किया है, बाकी जो महिलाओं का वोट था वो अलग अलग पार्टियों में बटा है। ये जिसका वो दम भरते हैं हमेशा। बहरहाल, किस देश में कितनी महिला सांसद, इस आंकड़े को गौर से देखिएगा और देखिएगा कि भारत के हालात ने किस तरह से देश की संसद से महिलाओं को दूर रखा है। 46% दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड 35%, अमेरिका 29%, चीन 25%, बांग्लादेश 21%, पाकिस्तान 20%। बांग्लादेश पाकिस्तान हमसे ऊपर है इसमें महिला प्रतिनिधित्व में। ब्राजील 18, भारत 15, जापान 10, श्रीलंका 5। और अभी भी नींद से नहीं जागे, अभी 5-6 साल अभी और लगेगा, इंतजार जारी है, चालू है। किन देशों में महिला आरक्षण है, हम आपको बता दें। भारत में संसद में बिल पास हुआ है, अभी लागू नहीं हुआ है। अमेरिका में आरक्षण नहीं है, लेकिन ब्राजील, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और चीन में आरक्षण है, वहीं रूस में आरक्षण नहीं है। अब जो अगला आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, 2019 में महिला उम्मीदवार किस पार्टी ने कितनी दी थी, इसमें टीएमसी बाजी मार ले जाती है। 37% से भी ज्यादा महिलाओं को उन्होंने टिकट दिया था। और एकमात्र अभी अगर आप देखें तो महिला मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी। सीपीएम दूसरे नंबर पर 17.4, कांग्रेस 12.9, बीजेपी 12.6, बीएसपी 6.3। 5वें नंबर पर है मलूक नागर साहब की पार्टी। और अब 2019 में महिला उम्मीदवारों की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टियां 55 में से सीट सिर्फ उन्होंने टिकट दिए थे 436 में से। ये डेटा भी वही परसेंटेज है जो आपने देख लिया है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनीता दुग्गल जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। पहली शुरुआत तो राजनीतिक पार्टियों की यहीं से हो सकती है कि आप टिकट ज्यादा दीजिए, आप महिलाओं को टिकट। सबसे बड़ी पार्टी, स्पष्ट जनादेश देने वाली पार्टी बीजेपी अगर 12.6% महिलाओं को टिकट देगी तो फिर कैसे बात बनेगी। और दूसरा प्रश्न जो आपकी सरकार पर उठ रहा है वो देरी को लेकर, सेंसस परिसीमन को लेकर, और तीसरा प्रश्न है ओबीसी का। तो ऐसे में सवाल है कि इन तीनों पर आपकी सरकार का, आपका पक्ष क्या है। सुनीता जी। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आप लगातार जो है वो एक के बाद एक शो कितनी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करती हैं। आप एक बहुत बड़ा जो है वो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि टिकट्स के बारे में, ये बिल्कुल आपकी सही बात है कि अगर जो राजनीतिक दल हैं वही अगर टिकट्स ज्यादा देंगे तो नेचुरल सी बात है कि वो चुनकर ज्यादा आएंगी। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अगर
संगठन के अंदर किसी ने इस बात की शुरुआत की थी तो वो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और हमारे संगठन के अंदर जो है वो 33% महिलाओं की भागीदारी है। और अभी भी जैसे आपने सभी आंकड़े बताए तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपने बताया कि 41 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसद जो है वो लोकसभा के अंदर हैं। तो देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हम कम से कम फिगर के नाम पर अगर हम देखें तो हम लोग जो हैं अभी आगे बढ़ रहे हैं इस बात को लेकर। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच जो महिलाओं को लेकर है, खासकर मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहां पर उन्होंने एक बात नोटिस की कि ऐसे क्षेत्र जो कि पुरुष का जहां पर प्रतिनिधित्व ज्यादा है, जो कि उन्हीं का ही माना जाता है कि ये क्षेत्र जो है वो पुरुष प्रधान क्षेत्र है, उसमें भी उन्होंने जो है वो महिलाओं की इंटरफेरेंस कराने की कोशिश की वहां पर। और आप देखते हैं कि वहां पर जो फॉरेस्ट गार्ड हैं वहां पर उन्होंने महिलाओं को नियुक्त किया, और उन महिलाओं ने जिस तरीके से वहां पर उस फॉरेस्ट गार्ड को, रिजर्व को जो है एरिया को संभाला, तो उसके बाद जो है ये बात और समझ में आने लगी कि महिलाएं जो है वो किसी भी मामले में कमतर नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले तो आपकी बात का जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि बिल्कुल सही बात है कि सभी दलों को जो टिकट्स जो हैं वो महिलाओं को जरूर देना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर अंजना जी एक बात और भी समझ में आती है कि जिस तरह से हम लोगों ने पंचायत के अंदर ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, जब ये शुरू हुए तो उसमें बिल्कुल ये बात रही कि जो महिला पंचायत में सरपंच बनती थी, ब्लॉक समिति की मेंबर बनती थी, कोई चेयरमैन बनती थी, तो उनके पति जो है या कि उनका कोई ना कोई उनके परिवार का जो पुरुष है वही उसके ऊपर जो है अपने अधिकार के साथ जो काम करता था, वो केवल सिग्नेचर करती थी, वो भी अगर उनको सिग्नेचर करना आता होता तो ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन अभी स्थिति बहुत बदली है, क्योंकि लगातार जब आप जो है उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, प्रतिनिधित्व देंगे, तो वो महसूस करती हैं कि तुम किसी भी मामले में कमतर नहीं हो, और वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं सब चीजों के अंदर। तो अब स्थिति जो है इस मामले में कहूंगी कि मैं बहुत ज्यादा बदली हूँ। देखिए ना सुनीता जी, एक बात तो तय है ना कि संविधान सभा में भी इस पर बहस हुई, नहीं दिया किसी ने, जाति के आधार पर आरक्षण दे दिया लेकिन महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। उसके बाद दशकों तक ये मामला ऐसे ही लटकता रहा। 96 से असल कोशिशें शुरू हुई जब बिल आया, और अब देखिए 2023 में बिल आया है, पास हुआ है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। जी 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 देखिए ऐसा है अंजना जी, उसमें ना बहुत से टेक्निकल इश्यूज ऐसे हैं, जैसे कि सेंसस की हम बात करें, सेंसस जो है हमारा 2011 के अंदर हुआ था, उसके बाद जो है सेंसस नहीं हुआ, क्योंकि 2021 के अंदर वो होना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ। तो जो सेंसस होगा, सेंसस के बाद जिस तरह की जो जनसंख्या है उसके आधार पर जितनी भी सीटें बनेंगी, उसके बाद परिसीमन के आधार पर जो है वो परसेंटेज जो है महिलाओं को उचित जो है उनको प्रतिनिधित्व मिले, इसीलिए जो है ये कंडीशन रखी गई है कि पहले सेंसस होगा, और सेंसस होने के बाद जो है वो डिलिमिटेशन जो होगा, उसके बाद जो डिलिमिटेशन का कमीशन है वो उसके बाद तय करेगा, उसके बाद जो है ये लागू होगा। लेकिन मतलब किसी मौजूदा सांसद को, मतलब सुनीता जी अगर मैं सही समझ रही हूँ, एक और सवाल है आपसे, मतलब अगर मैं सही समझ रही हूँ तो मतलब जितने मौजूदा सांसद हैं उन सब की सीटें सुरक्षित रख दी जाए उनके लिए, जो परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी उनमें से आप सीटें निकालेंगे महिलाओं के लिए, यही हुआ ना ये? यही हुआ ना ये? नहीं, देखिए अभी सबसे पहले सेंसस के आधार पर सीटें बढ़ेंगी, सीटें बढ़ने के बाद जो है उसमें जैसे सपोज अभी 543 अगर लोकसभा की सीटें हैं तो वो सेंसस होने के बाद हमें ये पता लगेगा, क्योंकि अभी अगर आप देखें तो एक लोकसभा जो है उसमें कम से कम भी 18 से 19 लाख जो है वो हमारा मतदाता है। तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो है वो एक लोकसभा का सांसद है, वो ठीक से उस पर न्याय भी नहीं कर पाता है। तो इसमें अगर सीट्स जो है वो परिसीमन के आधार पर बढ़ेंगी, तो सीट्स अगर हमारी बढ़ेंगी तो परसेंटेज भी उसके हिसाब से बढ़ेंगे। बल्कि एक बात मैं आपके माध्यम से और कहना चाहती हूँ कि पुरुष हमारे जो भाई हैं वो उनको बिल्कुल भी जो है वो उनको नाराज होने की जरूरत नहीं है, या वो कि ये इस चीज का कष्ट महसूस ना करें। सीटें बढ़ेंगी तो नेचुरल सी बात है कि उनकी सीटें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाली है। ये तो जो सीटें बढ़ेंगी समझ लो कि वही की वही सीटें जो है वो महिलाओं के खाते में आ जाएंगी। तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मलुक जी बहुत खुश हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जहां तक आप ओबीसी की बात करते हैं, मलुक जी बहुत खुश हो रहे हैं, मलुक नागर साहब कह रहे हैं इनकी सीट तो सुरक्षित रहेगी, पर इनकी नाराजगी की चिंता क्यों करनी है? क्योंकि ये तो महिलाओं का हक लिए बैठे हुए हैं ना, तो इनको तो नाराजगी के लिए वजह मिलनी चाहिए। इनको समझ में आना चाहिए कि जो महिलाओं को टिकट नहीं देती है ये तमाम पार्टी, और आप तो मायावती की पार्टी के हैं मलुक नागर साहब जी, आपकी पार्टी में टिकट नहीं देते हैं, सिर्फ 6%। मैं इसलिए थोड़ा सा हंसा कि बहुत ही अच्छा बोलती हैं हमारे साथी सांसद की जो हैं दुग्गल साहब,
तो वो जो कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं उसी को कंफर्म कर रहे हैं। असली बात ये नहीं है। 543 में से 181 बैठेंगी और 888 में से प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएंगी। आज की डिबेट और आज का मुद्दा यह होना चाहिए कि किस तरह 2024 में ये आरक्षण लागू हो, उसके लिए देश की सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा और संवैधानिक ढांचे में आके, चाहे परिसीमन से संबंधित है, अभी सुनीता जी ने कहा 2011, ओके 2011 का सेंसस उठाओ और उसी के आधार पे 6 महीने का कार्यकाल कर दो, जो 2 साल का परिसीमन करने वाले का, और 6 महीने में पूरी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करके और कराओ 2024 में। और जहां तक बात आरक्षण की है 33% की, मैंने पिछले शो पे भी कहा, वहां कुछ कंफ्यूजन हुआ। वो आरक्षण है ही नहीं, 50% होना चाहिए, 33 कर रहे हैं, तो अभी तो 17% इनका हिस्सा बाकी है जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं बनकर के एमपी। असलियत में तो 2024 में कैसे हो, इस पे होना चाहिए। अंजना जी, मलूक जी के हंसने पे आपने डिबेट ही उनके पाले में डाल दी। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो मुस्कुराए। मैं तो उनसे पूछ रही थी कि 6% टिकट क्यों देते हैं, लेकिन सब ऐसे सवाल पूछने पर ना पतली गली से इधर उधर निकल जाते हैं, क्योंकि यही सवाल है ना जिम्मेदारी की। सब ज्ञान की बातें तो हम लोग संविधान सभा से लेकर अभी तक सारे भाषण उठा के सुन लीजिए, सब ऐसा ही कहेंगे कि महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, लेकिन जब बारी टिकट देने की आती है तो ये तमाम पार्टियां किस तरह का धूल झोंकती है महिलाओं की आंखों में। मतलब कानून बनेगा तब बाध्य होंगी, तब टिकट देंगी, ज्ञान की बातें हमें सुनाएंगी। सप्पल साहब, ये आपकी पार्टी पर भी लागू होता है। कितना आप लोग देते हैं? 12.9 टिकट। और सुनिए, आपके नेताओं को तो संसद में लगता है कि सबसे क्रांतिकारी आप ही लोग हैं। हम मानते हैं हम क्रांतिकारी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि बात जो महिलाओं की भागीदारी की है वो कल मोदी जी के बिल से शुरू नहीं हुई है। 1931 में शुरू हुई, भारत के अंदर कराची अधिवेशन में शुरू हुई। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने रेजोल्यूशन पेश किया था पूरी दुनिया में पहली बार कि सभी महिलाओं को बिना किसी शर्त के वोटिंग अधिकार मिलेगा। हम पहले देश थे पूरी दुनिया में, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी थी, राजनीतिक दल पूरी दुनिया में, जिसने कहा था हर महिला को वोटिंग का अधिकार होना चाहिए। इसलिए क्रांतिकारी हैं। जब संविधान बना तो कांग्रेस पार्टी ने इंश्योर किया कि सबको वोटिंग राइट हो। उसके बाद पहली महिला अध्यक्ष हो पार्टी की, पहली प्रधानमंत्री हो, पहली गवर्नर हो, पहली स्पीकर हो, पहली डिप्टी चेयरपर्सन हो, पहली मुख्यमंत्री हो, पहली कैबिनेट मंत्री हो, ये सब कांग्रेस पार्टी ने दिया है ना। लेकिन रातों रात क्रांति नहीं आती थी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महिलाओं को लोकल बॉडीज में आरक्षण भी कांग्रेस ने दिया। 15 लाख महिलाएं चुन के आती हैं देश के अंदर। 1992 में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पहले राजीव जी ने ट्राई किया था, नहीं कर पाए, फिर हमारी सरकार ने किया। तो ये जो बड़ी बड़ी क्रांतियां होती हैं अंजना जी, वो एक दिन में नहीं होती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी 90 साल से इस रास्ते पे चल रही है, और आज इस रास्ते पे चल के हम जब पहुंचे और हमने कहा कि हम बिना शर्त समर्थन करेंगे, तो मोदी सरकार ने 2 शर्तें रख दी। और जैसा आपने खुद बताया, शर्तें क्या हैं कि परिसीमन होगा, सेंसस होगा। कब होगा? 1931 के बाद होगा। क्योंकि जो आर्टिकल 82 की बात कर रहे हैं बार बार ये लोग, जो बिल में नहीं था लेकिन ये कर रहे हैं, सदन के अंदर कह रहे हैं कि आर्टिकल 82 के अनुसार होगा, और उसमें क्लियर लिखा है कि परिसीमन 31 के सेंसस के बाद होगा। 31 का सेंसस शुरू होगा, 2-2.5 साल लगेगा, उसकी रिपोर्ट आती है, फाइनल फिगर्स। उसके बाद डिलिमिटेशन, यानी कि 34 का चुनाव भी चला जाएगा। अगर 5-5 साल सरकार चलती है तो ये लागू 1939 में होगा। इस बात का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि ये इसका सभी पार्टी ने कल समर्थन किया। 100% वोट पड़े हैं इस बिल को कल राज्यसभा के अंदर, 100%, और महिलाओं को मुबारक देते हैं। लेकिन हमारा ये भी कहना था कि इसको 10 से 15 साल आपने टाल दिया है, 10 से 15 साल। घनश्याम जी, एक बात सब समझ नहीं पा रहे हैं, 2010 से लेकर 2023 में क्या बदला? क्योंकि ओबीसी को शामिल नहीं किया गया, इस मुद्दे पर आपके लोगों ने बिल तक फाड़ा है, आप लोगों ने नाराजगी जाहिर की, आपके डर से कि कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस भी लोकसभा में हट गई इसको बिल को लाने से। क्या बदला कि आप सब बीते दिन, वही डेटा जो मैं दिखा रही हूं महिला वोटर्स का, वही वजह है ना जिसका आप लोगों ने भी, डिंपल यादव ने भी, तमाम पार्टियों ने एकजुट होकर ओबीसी वाला एंगल नहीं होने के बावजूद इस बिल के पक्ष में वोट किया। नमस्कार अंजना जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट को, दर्शकों को 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे लोहिया जी कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती।
हमारे देश की बेटियां 5 साल इंतजार नहीं करेंगी। जो नई सरकार बनेगी ये उसकी जिम्मेदारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस अमृत काल का बिल अनंत काल में फेंक दिया है उसे वर्तमान काल में इसमें प्रस्तुत किया जाए और देश की बेटियों को उसका अधिकार मिले। दूसरी बात कि 2010 में जो हमारा स्टैंड था, जो लोहिया जी का भी स्टैंड था कि इस बिल के अनुसार कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। देश की उन बेटियों को जो पिछड़ी जातियों से आती हैं, कमजोर वर्ग से आती हैं, दलित वर्ग से आती हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि सबसे पीछे शायद वही खड़ी हैं। तो ये जो हमारा स्टैंड है, आज एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी ने भाषण दिया हो, चाहे चिराग पासवान ने भाषण दिया हो, या मैं स्वागत करूंगा कांग्रेस पार्टी का जिसने कि अपना स्टैंड चेंज किया, उन्होंने माना कि उनसे 2010 में गलती हुई थी। तो ये भी दूसरी बात है कि देश में माहौल बन रहा है, ये सबको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहे वो 2010 था या 2023 था या 2034 या वो अनंत काल जिसमें महिला सशक्तिकरण और महिला के प्रतिनिधित्व को भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया है, उस अनंत काल में भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और दलितों को भागीदारी नहीं देना चाहती। इसीलिए उस अनंत काल के बिल में भी उसने इसका प्रावधान नहीं किया, जबकि उनके अपने सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य कहते रहे। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है या हमारे दल से जिन महिलाओं ने चुनाव लड़ा उसका सवाल है, उस आलोचना का मैं स्वागत करता हूं। कोई भी मीडिया से या कोई भी निष्पक्ष आलोचना करता है कि हमारे दल ने उतने महिला उम्मीदवार नहीं दिए, तो वो आलोचना जायज आलोचना है और हम उम्मीद करेंगे कि हम इस आलोचना से बाहर निकल करके नए उम्मीदवार प्रस्तुत करें। संजय जी, एक पहेली है जो अब आपको समझाना है। मतलब 543 सीटें हैं जिसमें एससी एसटी के लिए आरक्षित है सीटें, बाबा साहब ने इसके लिए प्रावधान किया। वहां पर ओबीसी की मांग इन किसी के मुंह से नहीं सुनाई देती है मुझे कि ओबीसी आरक्षण वहां पर हो 543 में। लेकिन जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तो उसमें सब ओबीसी आरक्षण की मांग रख रहे हैं। ऐसा पिछली बार कहते हुए इनके 2 सांसदों ने बिल भी फाड़ा था। एक तो इसकी वजह समझाइए कि महिला आरक्षण में ही ओबीसी रिजर्वेशन की मांग क्यों, फिर 543 में कीजिए या परिसीमन के बाद जितनी सीटें होती है उसमें भी ओबीसी के लिए आरक्षण कीजिए। दूसरी बात, अब जो हम देख रहे हैं ये आपको कब होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि अगर वाकई 31 के सेंसस की बात है तब तो ये बहुत सालों के लिए लटक गया, जबकि गृह मंत्री ने और खासतौर पर बीजेपी अध्यक्ष ने सदन में कहा है कि 29 में लागू करेंगे। दोनों का जवाब। देखिए अंजना जी, कानूनी जो प्रावधान है वो बिल्कुल सही है। उसमें यह कहा जा रहा है कि 2026 तक डिलिमिटेशन पर रोक है और 2026 के बाद जब डिलिमिटेशन होगा वो 2031 के जो सेंसस है उनके आंकड़ों के सहारे होगा। तो अगर उस प्रावधान के हिसाब से चला जाएगा तो 31 में सेंसस होगा। सेंसस के आंकड़े 2-3 साल के बाद आते हैं और उन आंकड़ों के का सहारा लेकर डिलिमिटेशन होगा जिसमें 2-3 साल और लग जाएंगे। तो अगर अभी का जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से चलें तो मुझे लगता नहीं है कि 2034 तक के लोकसभा चुनाव में भी महिला आरक्षण बिल को लागू किया जा सकता है। उसकी संभावना दिखाई नहीं देती। हो सकता है कि आप प्रावधान को बदलें और कहें कि 2031 के सेंसस की आवश्यकता नहीं होगी, हम 2021 के सेंसस के आंकड़ों के आधार पर ही 2026 का डिलिमिटेशन करेंगे। अगर ऐसा किया गया तो शायद 2029 के लोकसभा में लागू किया जा सकता है, लेकिन अर्लीस्ट 2029 जिसकी संभावना कम दिखती है, मुझे लगता है प्रावधान बदले ना, और हो सकता है बदला जाए। अब आपका जो दूसरा सवाल कि अभी जो 543 सीटें हैं इनमें कभी भी ओबीसी रिजर्वेशन की मांग नहीं हुई, लेकिन जब महिला आरक्षण की बात हो रही है तब यह मुद्दा उठ के क्यों आता है? यह अंदेशा है। अंदेशा किस बात का है? अभी का जो लोकसभा का जो प्रोफाइल है, जो जिस तरह के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जीत के आते हैं, चाहे लोकसभा में हो विधानसभा में हो, तो इस बात का की अंदेशा नहीं और प्रोफाइल हम सबके सामने है, पॉलिटिकल लीडर्स के सामने है और उसमें यह दिखाई पड़ता है कि तमाम ओबीसी के लोग भी जीत करके आ रहे हैं टिकट पे। बीजेपी बार बार ये कह रही है कि हमारे 82 सांसद 82 सांसद जो है वो 29%, हाँ 82 सांसद जो है ओबीसी जाति से हैं। तो चाहे विधानसभाओं को देखें, लोकसभा को देखें, इसमें महिला पुरुषों में तो दिखाई पड़ता है कि ओबीसी सांसद हैं, लेकिन अगर आप जो महिला रिप्रेजेंटेशन है, आज 78 महिलाएं सांसद में हैं और अगर उनके प्रोफाइल को देखा जाता है तो उसमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं अपर कास्ट से हैं, जिनके लिए तो इस बात का अंदेशा किया जा रहा है कि जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा तो जो अपर कास्ट की महिलाएं हैं उनको, या जो अपर कास्ट अपर क्लास जो भी कह लीजिए, तो उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में बहुत बढ़ जाएगा। और एससी और एसटी को तो मिलेगा ही क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी प्रावधान है, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है, उनकी महिलाएं तो जीत के आएंगी। लेकिन जो सबसे
अलग रह जाएंगी वो है ओबीसी महिलाएं, क्योंकि लेकिन इसका क्या बहुत आसान तरीका नहीं है कि पार्टियां ओबीसी महिलाओं को टिकट दे दे? बिल्कुल आसान तरीका है। आसान तरीका तो यह भी होता कि अगर आप आरक्षण ना भी देते, अगर पार्टियां पहल करती, बिल्कुल। पार्टियां ही अगर टिकट देने की शुरुआत करती महिलाओं को, तो स्वतः महिला पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबलीज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बढ़ता। आपने जो बात कही, अगर पार्टियां ये करनी शुरू कर दें कि 33% में कम से कम वो 50% ओबीसी महिलाओं को देंगे, अपने आप जीत के आएंगी। ठीक है सुनीता जी, अब आपके पास आते हुए आपने तमाम लोगों को सुना और एक न्यूट्रल एनालिस्ट भी हमने इसीलिए रखा है, वो भी ये कह रहे हैं कि जब उसमें लिखा ही हुआ है 2031 का सेंसस, ये तो फिर बहुत आगे पुश हो रहा है ना, फिर ये 29 का दावा कैसे कोई विश्वास करेगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो है, आप लोगों को ने सुना होगा राज्यसभा में जिस तरह से ये बात कही है, तो उसके कोई मायने हैं। एक जो भी बात जो है वो लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर कही जाती है, तो वो एक रिकॉर्ड हो जाता है, उसको वो परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, तो वो जो भी इसमें प्रावधान होंगे उसके हिसाब से 2029 के अंदर जो है इसको लागू होना चाहिए। और जहां तक बात आप ओबीसी की कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है कि जब 3 ही कैटेगरी जो हैं अभी राइट नाउ लोकसभा के अंदर जो है वो आती हैं, या तो सामान्य कैटेगरी या एससी और एसटी कैटेगरी, तो ओबीसी का जब प्रावधान जो है अभी नहीं है, इसमें नहीं है, तो उसके लिए ये कहना कि जो महिला रिजर्वेशन बिल है उसके अंदर ये क्यों नहीं लाया गया, तो ये एकदम से बेमानी सवाल है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनसे एक बार ये सवाल पूछना चाहती हूं कि 2004 के अंदर यूपीए का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसके अंदर उन्होंने ये बात रखी थी कि हम लोग जो है वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे। उसके बाद 2008 के अंदर जो है वो पहली बार टेबल हुआ राज्यसभा के अंदर, और वहां से फिर वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चला गया, और उसके बाद 2010 में उस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जो है वो राज्यसभा में आती है, और वहां पर राज्यसभा में आने के बाद 2010 के अंदर उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर उसमें जो भी उन्होंने सजेशंस दी थी उसके वहां पर वो पास हो जाता है। और उसमें आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था उस समय में, और उसके बाद आप ये देखिए कि 2010 से लेकर 2014 तक लोकसभा में वो टेबल क्यों नहीं किया गया, लोकसभा में वो कंसिडरेशन के लिए क्यों नहीं रखा गया? क्या उनको उस समय में ये बात इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, उनके जो दूसरे जो घटक दल थे उन लोगों ने जैसे प्रतियां फाड़ी, जिस तरह के परकटी वगैरह के जिस तरह के लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए महिलाओं को लेकर, लेकिन क्या उनको ये विश्वास नहीं था कि राज्यसभा के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको समर्थन किया है तो लोकसभा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी भी उनको समर्थन करेगी, तो वहां पर वो पास हो सकता है? तो क्या उनकी नियत में खोट था? 2010 से लेकर 2014 तक जो है वो लोकसभा के अंदर क्यों नहीं लाया गया? मैं केवल और केवल इस सवाल का जवाब चाहती हूं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि 2014 के अंदर जब जो है वो लोकसभा भंग हुई तो उसके साथ साथ ही वो जो बिल है जो वहां पर कम्युनिकेट तो किया गया लेकिन डिस्कशन के लिए नहीं रखा गया, तो वो भी लैप्स हो गया। गुरदीप जी, क्या आप घनश्याम तिवारी जी की पार्टी, आरजेडी, इन सब से इतना डर गए थे लोकसभा में आप इस बिल को लेकर नहीं आए? 2010 की बात हो रही है। अंजनी, 3 सवाल हो गए, तीनों का जवाब दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहले तो एक गलत बयानी हो रही है कि डिलिमिटेशन की शर्त है, संसद में भी कल बोला गया बीजेपी की ओर से, जो डिलिमिटेशन पे फ्रीज है अंजना जी, वो पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन पे है, बाकी पे नहीं है। 2001 में फ्रीज लगा था, 71 से शुरू हुआ, इसलिए शुरू हुआ ये कि साउथ के स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है, और वो कहते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे संख्या बढ़ाएंगे तो साउथ की संख्या सीटें कम हो जाएगी लोकसभा में, तो उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने का रिवॉर्ड मिलने की बजाय उसकी सजा दी जाएगी, इसलिए 1971 से फ्रीज लगा हुआ है। आखिरी बार लगा था 2001 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कि 26 तक ये फ्रीज रहेगा, 31 के डिलिमिटेशन सेंसस के बाद इसको हटाया जाएगा। वो डेटा भी एक सेकंड सर आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड वो डेटा भी दिखा दीजिए, जो डेटा आप ही की बात होगी सर, बस डेटा बता रही हूँ। ये हमने परिसीमन से बदलेगा क्या लोकसभा? 12वीं नंबर का जो ग्राफिक्स है 2026 की जनसंख्या के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें मौजूद तो वो 143 हो जाएंगी जो प्रस्तावित है। वहीं अगर आप देखें तो केरल में 20 की 20 ही सीटें रहेंगी, नीचे आएगा वो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसी जगहों पर सीटें बढ़ेंगी। हाँ, अब अपनी बात पूरी कीजिए। यही कह रहा हूं अंजना जी
इसीलिए ये डिलिमिटेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन 2001 में फ्रीज लगने के बाद 2002 में डिलिमिटेशन हुआ, कमीशन बना जिसने 2007 में रिपोर्ट दी, क्योंकि वो नॉन पॉपुलेशन बेस था। विमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन नॉन पॉपुलेशन बेस है, वो आज भी हो सकता है। 93 के अंदर जब 15 लाख विमेन को रिजर्वेशन दिया गया, इसके जो लोकल बॉडीज हैं, तो वहां पे डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। 6 महीने के अंदर पूरी लिस्ट तैयार हो गई थी और 93 में कानून पास हुआ, 94 में मध्य प्रदेश में पहला चुनाव हो गया विमेन रिजर्वेशन का। हमारे देश में 15 लाख लोगों के लिए 6 महीने के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। लोकसभा विधानसभा के लिए आपको 15 साल चाहिए। ये पहली गलत बयानी बीजेपी कर रही है, क्योंकि नियत नहीं है। दूसरी बात जो आपने बोली, इन्होंने बोली परमानेंट रिकॉर्ड है कि 29 की हमने बात बोल दी। तो सुनीता जी 29 की बात तो बुलेट ट्रेन की भी बोली थी कि 22 में शुरू हो जाएगी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी 22 में बोला था आपकी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी बोला था 22 तक बन जाएंगे, संसद में बोला था ना, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये मत बोलिए कि जो हम बोलते हैं संसद में वो पत्थर की लकीर हो जाती है, वो तो बदल जाती है। जो मेन बात मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 10 में राज्यसभा में पास करवाया, उसके बाद लोकसभा में क्यों नहीं करवाया। मैं मौजूद था सुनीता जी उन मीटिंग्स के अंदर, तब मैं सलाहकार होता था उपराष्ट्रपति जी का, चेयरमैन राज्यसभा का। राज्यसभा में जब बिल आया, अरुण जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया और जो पार्टीज विरोध कर रही थी उन पार्टीज के हमने सांसदों को मार्शल की मदद से बाहर किया था और यह बिल पास हुआ। जब लोकसभा में ले जाने की बात हुई अंजना जी, तो सुषमा स्वराज जी जो लोकसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उन्होंने स्टैंड ले लिया कि अगर आप मार्शल लगाएंगे, अगर आप किसी भी एक भी एमपी को सस्पेंड करेंगे, ये कहा था, तो लोकतंत्र का हनन होगा। बीजेपी उस जमाने में ये मानती थी कि किसी भी सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो हल्ला करे, वो कुछ करे, उनको सदन से सस्पेंड नहीं करना चाहिए। और ये प्रेशर लोकसभा से आप सुषमा स्वराज की वजह से पास नहीं करा पाए। 4 साल तक हम मना कर रहे, 4 लोकसभा से 4 आप साल सुषमा स्वराज जी की वजह से पास नहीं करा पाए। रही। एक मिनट, बीजेपी की वजह से। सुषमा स्वराज जी बीजेपी की लीडर थी, उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया था। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं आपके चैनल पे। 2010 से लेकर 14 तक कोशिश होती रही, बीजेपी तैयार नहीं हुई। ये वही बीजेपी है जो छोटी छोटी बात पे आजकल 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन सांसद को निकाल देती है सदन से, सस्पेंड कर देती है। उस समय इस बिल के लिए वो तैयार नहीं हुए थे और यही बीजेपी है। मोदी जी की बात अगर हम करें तो अगर इसी लॉजिक पे चलना है तो 14 से 19 तक तो मोदी जी भी नहीं लाए, 19 से लेकर 23 4 साल ये हो गए तब भी नहीं लाए। कुछ फैसलों का वक्त होता है। मोदी जी राजनीतिक वक्त से चले, हम इनकी मजबूरी से चले थे। इन्होंने बिल को लाने लोकसभा में नहीं दिया। घनश्याम जी अब अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद से मैं सुनीता जी आ रही हूँ आपके पास। ओबीसी वाली बात बोली, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो, ओबीसी वाली बात बोली थी। ये भारतीय जनता पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जनवरी में ही ऐलान करती है कि भाजपा संविधान संशोधन के जरिए संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। ये आपकी प्रतिबद्धता 2014 में वोट लेने के लिए शुरू हुई, जो अभी गुरदीप जी ने कहा कि 4 साल तक प्रतिबद्धता संसद में तो नहीं दिखाई दी, वो अब 2034 में जाकर के भी प्रतिबद्धता रहेगी कि नहीं रहेगी इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। तो ये जिस तरीके से आपने अपने किए हुए वादे, वो तो 29 पे वो स्टिक कर रही हैं कि 29 तक होगा। अगर किसी को पता हो, आप भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, आप सिर्फ जेपी नड्डा जी का भाषण सुनिए, बोला है ये भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला छोड़ दिया है, जैसे कि उनके 2014 और 2019 के घोषणा पत्रों में जुमले हैं, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, तमाम जुमले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अनंत काल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मलूक जी ने तो ये कह दिया आज तक पे कि वो मायावती जी से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि 50%, क्योंकि आपको 50% आरक्षण चाहिए ना सर, 50% महिलाओं को टिकट देंगे। कुमारी बहन मायावती जी ने खुद ने भी कहा है प्रेस करके, और कुमारी बहन मायावती जी ने जो बोला है वही मैं बोल रहा हूं। और मैं जो हमारे साथी कांग्रेसी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 2009 से 2014 तक क्या आपका ओबीसी रिजर्वेशन में था, और अगर नहीं था तो ये अब कहां से ले आए, और अगर ले आए हो तो आपका जितने भी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है और जो सारे विभाग हैं, क्या ओबीसी के लिए उसमें आपने रिजर्वेशन कर रखा? एक सुनीता दुग्गल जी से पूछना चाहता हूं कि जो पिछले जो सेंसस है उसके आधार पर आप संविधान में इतने संशोधन कर रहे हैं, क्या अगर 2 साल जो परिसीमन आयोग का समय उसे 6 महीने कर दें और इसी समय 2024 में लागू कर दें तो आपको क्या दिक्कत है? और एक बात और कहना चाहता हूं कांग्रेस वाले साथी से,
और समाजवादी वालों साथी से कि क्या जो औरतों के अलावा जो पुरुषों का है ओबीसी के लिए, उसमें भी आप आरक्षण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ठीक है, दोनों से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन संजय जी आपके कमेंट के बाद। तो पॉलिटिकल डिबेट आप सुन ही रहे हैं किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। महिलाएं खुश हो नहीं हो, अभी तो यही अब यही समझना मुश्किल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आप आम महिलाओं की बात करें, हम सब स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं, हम सब अलग अलग फोरम पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन क्या गांव की महिलाओं को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं गांव की महिलाओं की जब जिक्र कर रहा हूं तो तमाम ऐसे हमारे महिलाएं हैं देश में जो अशिक्षित हैं, जिनको इनसे से कोई वास्ता नहीं है। और मुझे लगता है इसी से कनेक्टेड है ये जो कोटा विद इन कोटा की जो बात हो रही है कि दलित महिलाओं को तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, आदिवासी महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कोटा विद इन कोटा अगर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया तो वो शायद इससे अछूती रह जाएंगी। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है ये सारी विपक्षी पार्टियां इस बात का पे जोर दे रही है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। लेकिन सचमुच कहूं तो एक आम नागरिक, एक आम महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरक्षण मिला या नहीं मिला। ये उसके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित नहीं करेगा 2024 में, क्योंकि आप तो बीजेपी की फिर जितनी उम्मीदें हैं कि इसके जरिए महिलाएं और भी उनकी तरफ आएंगी, उस सपने को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वोटिंग पैटर्न को बहुत प्रभावित करने वाला है। दो चीजें हैं, हाँ। क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा 2024 में या 2029 में भी। क्या बीजेपी को बड़ा फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो आम मतदाताओं की अगर मैं बात कर रहा हूं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सुनीता जी आप तो सांसद हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही सकता है। जैसे सब लोग कह रहे 2011 का सेंसस है हमारे पास, क्या कोई तरीका नहीं निकल सकता 24 में से लागू किया जाए? देखिए ऐसा है अंजना जी कि जिस तरह से जो प्रावधान जो है उसके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसके हिसाब से आपको बताया गया है कि जैसे पहले सेंसस और उसके बाद परिसीमन और उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन मैं सुन रही थी इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे सुषमा जी के बारे में, तो वो सुषमा जी से क्या इतने डर गए कि जो इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो राष्ट्रपति जी से जो है वहां बाथरूम में जाकर साइन करवा सकते हैं इमरजेंसी के कागजों पर, जो कि जो है पूरी की पूरी प्रेस को जो है एकदम से बैन कर सकते हैं, तो वो सुषमा जी से उनको इतना डर लग गया और उनको ये लगा और उनको लगा कि अगर वो 2010 से लेकर 2014 के बीच में इसको अगर लोकसभा के अंदर कम से कम वो लेकर तो आते, वहां वो गिर जाता, पास ना होता, कम से कम ये पता लगता कि कौन इसके फेवर में है कौन इसके फेवर में नहीं है। अब आप ये देखिए, चाहे किसने कितनी भी चर्चा की, चाहे इसमें कितने भी सवालात उठे, लेकिन सबने इसके फेवर में वोट किया, उनकी मजबूरी थी उनका करना। कौन ये चाहता है कि जो है कि महिलाओं का जो है वो उनके कोप का भाजन बने? इस खुशी में कि आरक्षण बिल पास हुआ है, एक केक खरीदा जाए। एक केक है जिसमें 543 पीस बनते हैं, उसका 33% है 181। वो पीस काट के देने में अभी क्या प्रॉब्लम है? जी तरीके हैं ना इसके, वो पीस काट के अभी देने में नहीं। हम सीटें बढ़ाएंगे परिसीमन के बाद, बड़ा केक लेंगे, उसके बाद से ही काटेंगे। एक सिंपल कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। और ये 543 पीस जो है ये हमारे लिए रिजर्व रहेगा, इसमें से किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, ये 543 जिनका जो अभी है वो उस तरह से रिजर्व रहेगा, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। जो बढ़ेगा उसमें से हम देंगे। इसकी सोच क्या है इसके पीछे, ये समझ नहीं आ रहा है। केक है ना मैम, 33% काटिए ना, दीजिए ना अभी 24 में। नहीं, देखिए ऐसा है अंजना जी, ये मैं आपको एक बात इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान की बहुत जबरदस्त तरीके से जागरूक हो चुकी हैं। 67% वोटिंग करके जो है जिस तरह से उन्होंने जो मैंडेट दिया है, तो ये मुझे लगता है कि अब हर दल का दायित्व बन गया है वो कि वो इस बात की इंतजार ना करें कि कब ये सेंसस होगा, कब ये परिसीमन होगा, और जब 33% आप उनको देंगे तभी जो है उनका प्रतिनिधित्व होगा। अब मुझे लगता है कि ये हर दल का, हर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि वो अगर पार्टिसिपेशन अगर प्रॉपर जो है महिलाओं को नहीं देंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो मुझे लगता है उनको जो है इस बात का खामियाजा शायद जो है वो इलेक्शन अपनी ताकत औरतों ने दिखाई दिया है। 66% से ज्यादा अगर वोट करने के लिए वो निकल रही हैं। एक और ताकत दिखाने के लिए आपके पास तरीका है कि अगर ये पार्टियां जो अब 50% आरक्षण की, 33% आरक्षण की मांग कर रही है, वो कितनी महिलाओं को टिकट देती हैं, सबकी नजर रहेगी। दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क सप्पल साहब आपके साथ शुरू करते हुए। जी सप्पल साहब। अंजना जी,
अंजना जी, दो तीन चीजें जो ये बार बार कह रहे हैं कि सेंसस आपने भी कहा 2011 पे कर दीजिए। सेंसस की जरूरत ही नहीं है, 2010 के बिल में नहीं थी। 15 लाख महिलाओं को जब रिजर्वेशन दिया गया, सेंसस की जरूरत नहीं थी। ये सेंसस की जरूरत तो बीजेपी आर्टिफिशियली लेके आई है, पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी पे कांग्रेस के बदले हुए स्टैंड की बात आप बार बार कर रही हैं। 1994 के अंदर, 94 के अंदर विमल रिजर्वेशन आया। 2004 में हमने संसद के अंदर रिजर्वेशन की बात की। 10 साल का समय बीता। उस 10 साल में हमारा ये उम्मीद थी कि ओबीसी महिलाओं को भी पूरा समाज से मिलेगा प्रतिनिधित्व। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है, 4 और 6 में हमने बिल बनाया था, 8 में स्टैंडिंग कमेटी हो गया, तब तक हमारे पास 13 साल का अनुभव था देश में क्या हो रहा है। उसके बाद 17 साल बीत गए। हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, वहां पे ओबीसी महिलाओं को जगह नहीं मिलती है। ये इस देश की हकीकत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 17 साल के अपने अनुभव के आधार पे स्टैंड चेंज किया है और ये बोला है कि अगर हमें उनको जगह देनी है तो हमको ओबीसी रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। ये अनुभव के साथ आया है। जब हमने 94 के अंदर दिया था, उम्मीद यही करेंगे कि ये अनुभव से आया है, ना कि इस बात से कि आप सदन में किस तरफ बैठते हैं। मालूक नागर साहब जी, मैं यही कहूंगा आखिर में कि कुछ भी करो, नई संसद बनाने में बहुत जल्दी करी। 888 सीटें भरें, को इतने संशोधन करें संविधान में, ठीक है, जरूरत पड़े तो वो भी करो और तुरंत महिला आरक्षण को 24 में ही लागू करो और 24 में ही नई संसद और को हम भरो। सभी पार्टियां देंगे 50% टिकट इस बार महिलाओं को। मेरे पीछे पीछे जी हाँ, हम सबको कोशिश करना चाहिए कि आरक्षण जितना हुआ है, अगर सरकार कहीं उसको लागू नहीं कराती तो अपनी अपनी पार्टियों में हम सब कोशिश करें कि उस पैमाने पे खरे उतरें। 50% टिकट देंगे। 50% तो आरक्षण के लिए होना चाहिए, क्योंकि इनकी आबादी 50% है और हम पूरा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को। घनश्याम जी, 50% टिकट देंगे हम। और देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो कास्ट सेंसस से भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र सामने आता है। जब आप 2018 का बयान जो संसद में दिया हो राजनाथ सिंह जी ने, उसको देखे तो चाहे वो हो या फिर 50% आप बात करते हैं, मैं कहूंगा कि ये इंडिया अलायंस के लिए, हमारी टीम इंडिया के लिए ये एक अच्छा अवसर है। अगर हम 2034 इस अनंत काल का इंतजार न करें और हम एक इंडिया अलायंस के रूप में 33% महिलाओं को भी आरक्षण देते हैं और या उतनी उम्मीदवारी देते हैं, टिकट देते हैं, उम्मीदवारी देते हैं, तो ये देश की बेटियों को एक अच्छा संदेश जाएगा कि 5 साल इंतजार नहीं करते जिंदा कौमें और अनंत साल तक हमारी बेटियां इंतजार नहीं करेंगी। संजय जी, मुझे लगता है कि उम्मीद तो जगी है लेकिन मंजिल बहुत दूर है। तो मृग मरीचिका के जैसा है, लगता है कि बस मिलने वाला है, लेकिन अभी लगता है मुझे बहुत समय लगेगा। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं, लेकिन आप अपने वोट वाली ताकत का अंत मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से ये सब कुछ शुरू हुआ है। और देखिए, नजर रखिएगा कि कौन सी पार्टी कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट इस बार देती है 2024 के चुनाव में। कौन सी पार्टी कितनी देती है, कितना प्रतिशत देती है, ये मैं आपको आज तक पे बताऊंगी। देखते रहिए आज तक।